We are going to do philosophy second chapter. The chapter's name is what is cause, यानी कि जो भी ये दुनिया में होते हैं उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है. तो ये चैप्टर में जो मैं 2 वर्ड यूज़ करूँगी ना, कॉज और इफ़ेक्ट, उसका मतलब आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए. कॉज यानी कि रीज़न, जो चीज़ होने का एक रीज़न है, और इफ़ेक्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंस यानी कि अगर मैं पेन नीचे गिराया तो आवाज़ आते हैं, तो आवाज़ आने का रीज़न क्या है, यानी कि कॉज क्या है, पेन नीचे गिरना, और इफ़ेक्ट क्या हुआ पेन नीचे गिरने का, कि आवाज़ आया. हाँ, तो ये जो कॉज और इफ़ेक्ट का, ये जो वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी ना, कॉज और इफ़ेक्ट, इसका मतलब वो है. ठीक है. सो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. सो व्हाट इज़ कॉज? Cause is such a concept. In the subject, questions are raised about the concepts that seem to be easy to use in day-to-day life, but the horizon of our knowledge broadens as we go deeper into the questions. यानी कि जब भी हम लोग डे टू डे लाइफ में जो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, ऐसे हम लोग पूछते रहते हैं ना, कि क्लास में लेट आया तो टीचर्स पूछते ना क्यों लेट हुआ, हम लोग एक रीज़न बताते हैं. तो ये जो कॉज है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाला ये है. डे टू डे लाइफ में जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं उसमें हम लोग ये कॉज, यानी कि हर चीज़ का कॉज जानने का हम लोग यूज़ करते हैं. ये वर्ड्स कॉजेस एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. और जब भी कॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपना जो सोच है ना उसको वाइड करते हैं, कि अगर क्लास में लेट आया, टीचर पूछते हैं रीज़न क्या है, आप लोग रीज़न बता दें. आई वॉज़ नॉट वेल, दैट्स वाई आई वॉज़ लेट फॉर क्लास. तो मैं बीमार था इसीलिए मैं लेट हुआ. तो टीचर को एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है ना कि आपका तबीयत ख़राब था. तो कॉज एक ऐसी चीज़ है जो अपना सोच को वाइड करते, ब्रॉड करते. ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट इन एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स एज इन मेटाफिज़िक्स. मेटाफिज़िक्स क्या था? स्टडी ऑफ रियलिटी. एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज. मेटाफिज़िक्स इज़ अ स्टडी ऑफ रियलिटी. एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज. जो नॉलेज, हाँ नॉलेज, जो नॉलेज मिलते हैं ना हम लोग को दुनिया के बारे में, वो कौन से सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं? एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स. हाँ, सो एपिस्टेमोलॉजी स्टडीज़ knowledge and distinguish between justified beliefs and opinions. And what is ethics? Ethics एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मॉरल प्रिंसिपल सीखते हैं. जैसे वर्क एथिक्स, ऑफिस में हम लोग कैसे बोलते हैं ना कि वर्क एथिक्स होना चाहिए, यानी कि एक काम कर रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टाइम पर डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना चाहिए. वैसे वो एक एथिक्स होते हैं, एक प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, कि एक प्रोफेशन में हम लोग तो लोग जो प्रोफेशन हम लोग से डिमांड करते हो हम लोग को कंप्लीट करना चाहिए. तो ये सब ये जो कॉज का कॉन्सेप्ट है ना, ये एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स में भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मेटाफिज़िक्स में भी इम्पोर्टेंट है. ये इंट्रोडक्शन था कॉज का. फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज. ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज क्या है? क्यूरियोसिटी इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ह्यूमन बीइंग हैव रिसीव्ड फ्रॉम नेचर. Our curiosity is not limited to the things that are necessary for survival or to the things that are useful. यानी कि हम लोग जो चीज़ों के बारे में क्यूरियस होते हैं ना, वो सिर्फ जो हम लोग के वर्ल्ड में दिखते हैं और जितना नेसेसरी है डे टू डे लाइफ में, सिर्फ उसके बारे में नहीं, लेकिन उससे अलावा भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग क्यूरियस, यानी कि क्या बोलते, क्यूरियस कैसे समझाओ? क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, एक चीज़ जानने का जो हम लोग का अंदर जो विश रहते हैं ना उसको. सो ये हम लोग सिर्फ ये वर्ल्ड के बारे में नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में हम लोग को, ये अगर सोल्स एग्जिस्ट करते, आत्मा एग्जिस्ट करते कि नहीं उसके बारे में जानना रहते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते कि नहीं, फिर हम लोग का सिर्फ एक ही प्लैनेट है कि और कोई प्लैनेट में भी लोग रहते हैं, ऐसे सब. ये सब अपना क्यूरियोसिटी है और ये इनबॉर्न है, यानी कि बचपन से ही हम लोग को ये, हम लोग बच्चे लोग जब भी रहते हैं लोग पूछते हैं ना कि व्हेन दे सी द नेचर एंड ऑल, कि लोग पूछते हैं कि
ये क्या है, कोई एनिमल दिखा तो ये क्या है, फ्लावर दिखा तो ये क्या है, ऐसे पूछते रहते हैं ना क्वेश्चंस। तो बच्चे लोग जैसा क्यूरियस रहते हैं बच्चे लोग, वैसे ही हम लोग के अंदर सा वो इनबॉर्न डिज़ायर है, क्यूरियोसिटी। वो एक नेचुरल चीज़ है, हर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी रहता है ये वर्ल्ड के बारे में, जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में भी। It exists beyond that. It does not end merely by thinking about what is beneficial or harmful, what is useful or useless. सिर्फ ये चीज़ों के बारे में नहीं सोचते ह्यूमन बीइंग कि जो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, क्या यूज़ कर सकते, क्या नहीं यूज़ करते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग सोचते हैं। सो ये चैप्टर में लाइक क्वेश्चंस क्या रहते हैं, इसके अलावा लाइक डे टू डे लाइफ के अलावा और क्या क्वेश्चन रहते हैं। What is there in the universe, यानी कि ये यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। Why everything is the way it is, जो भी ये चीज़ है दुनिया में वो जिस तरीके से है वैसे क्यों है। यानी कि ट्री का कलर ग्रीन क्यों, लीव्स ग्रीन क्यों है, क्यों वो पर्पल या वायलेट क्यों नहीं हो सकते ऐसे। सो वाई इज़ एवरीथिंग द वे इट इज़, यानी कि सुबह और रात ऐसे क्यों होते हैं, और सिर्फ सुबह क्यों सन रहते हैं, रात को कहाँ चले जाते हैं सन वैसे। सो वाई डज चेंज ऑकर, सीज़न चेंज क्यों होते हैं, हर 4 महीने में सीज़न चेंज क्यों होते हैं। ये सब अपना नेचुरल क्यूरियोसिटी है। हर चीज़ जो भी अपने आसपास होते हैं हम लोग को जानना है क्यों। अगर किसी ने हम लोग के साथ कुछ बुरा किया, हम लोग को जानना है क्यों किया ऐसे। जब मैं बहुत अच्छा था उसकी तरफ से, फिर उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यूरियोसिटी रहते हैं हम लोग, हमेशा एक रीज़न चाहिए रहते हैं हम लोग। तो हम लोग what makes us different from animals is our capacity to reason. हम इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है, जानवर सोच नहीं सकते अपने लिए, लेकिन इंसान को हर चीज़ के लिए एक रीज़न पता होना चाहिए। सो दैट इज़ what makes us different from other beings. That's what makes human beings different from other beings. Not only in philosophers who are confronted with these questions, you are also confronted with these questions. यानी कि सिर्फ philosophers ये सब questions नहीं फेस करते, हम लोग भी फेस करते हैं। जैसे कल मीटिंग हुआ था तो पूछता ना रीज़न क्यों अटेंड नहीं करते हैं, ऐसे सब। तो सिर्फ philosophers नहीं, हम लोग के डे टू डे लाइफ में भी हम लोग ये questions पूछा जाता है। जब भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, यानी कि जब भी कोई चीज़ें अचानक होते हैं, लाइक क्या बोल सकते हैं, हाँ जैसे ये पैंडेमिक आ गया अचानक, तो हम लोग को रीज़न जानना था कि ये कोरोना वायरस क्यों आया। तो हम लोग वो रीज़न्स, जैसे भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होते तो उसका रीज़न जानना रहता है। ओके, हाउएवर इवन व्हेन थिंग्स हैपन एज एक्सपेक्टेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज इज़ ऑलवेज विथ अस नोइंगली और अननोइंगली। सिर्फ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में नहीं पूछते हम लोग, जो भी हम लोग पता है, पहले से पता है कि ये होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग रीज़न करते हैं। हम लोग को पता है कि ये बारिश के सीज़न के बाद अभी विंटर आएगा, विंटर के बाद समर आएगा, ये पता है हम लोग को कि ये ही साइकिल है, फिर भी हम लोग पूछते कि ये क्यों होता है। ओके, सो वॉट एवर हैपन्स टू अस इज़ ड्यू टू सम रीज़न। सिमिलरली there is always some reason behind the things that we do consciously. Our intentions, desires, motivations, etc. are the reasons behind our behavior and action. जो भी चीज़ें ये दुनिया में होते हैं सिर्फ वो ही नहीं, हम लोग जो चीज़ें करते हैं उसके बिहाइंड पीछे भी एक रीज़न रहते हैं कि हम लोग अच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग एक को रिवॉर्ड मिले, कोई हम लोग को थैंक यू बोले, कोई अपने हम लोग को अप्रिशिएट करे, इसके लिए हम लोग अच्छी चीज़ें करते हैं। बुरे चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई इंसान पसंद नहीं। तो ऐसे एक रीज़न रहते हैं, हम लोग जो करते हैं ना उसके लिए भी एक रीज़न रहता है। सो रीज़न एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, रीज़न के बिना कुछ भी नहीं होता है। ऐसी चीज़ें हैं जो रीज़न के बिना होते हैं, लेकिन हाँ वो एक नेक्स्ट लाइक आगे जब भी हम लोग सीखेंगे ना वो सीखेंगे क्यों कोई चीज़ें रीज़न के बिना होते हैं। ओके, सो ये जो रीज़न है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए। साइंटिफिक व्यू से देखे जाए तो कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है ना, कि कॉज के बाद एक इफ़ेक्ट होते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंटिफिक स्टडी के। साइंस ओरिजिनेट ही किया है रीज़न बताने के लिए कि ये दुनिया कैसे एग्जिस्टेंस में आया, वो सब हर चीज़ का रीज़न बताने के लिए ही साइंस एग्जिस्टेंस में आया।
द सर्च फॉर कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस टू. एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी मेजर टास्क ऑफ साइंस. कभी कभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना वेदर फोरकास्ट कि आज बारिश होने वाला है, तो साइंस को ये कॉज पता चलते हैं, उससे उन लोग इफ़ेक्ट बताते हैं कि बारिश होने वाला है. तो साइंस के स्टडी के लिए ये कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है. In order to carry out both of these tasks, science explores the cause-effect relationship. Cause and effect are related to change. साइंस बता दे कि कॉज और इफ़ेक्ट है ना, वो चेंज में रिलेटेड है. कि अगर एक कॉज हुआ, उसका एक इफ़ेक्ट हुआ, तो कुछ चीज़ें चेंज होते हैं ना. जैसे कि पेपर पहले एक पेज था, मैंने उसे फाड़ दिया. ओके, मैंने इसे फाड़ दिया इसीलिए वो 2 हो गया. तो पहले जो पेपर 1 था वो 2 हो गया, यानी कि एक कॉज और इफ़ेक्ट की वजह से एक चेंज ऑकर हुआ है. ओके, दैट रीज़न ड्यू टू विच चेंज ऑकर्स इज़ द कॉज एंड व्हाट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द चेंज इज़ नोन एज द इफ़ेक्ट और द कॉन्सिक्वेंस. इसमें कॉज क्या हुआ, पेपर फाड़ना कॉज हुआ पेपर फटने का. ओके, 2 में बटने का कॉज क्या है कि मैंने उसे फाड़ा, पेपर को फाड़ा. ओके, और चेंज क्या हुआ कि वो 2 पीस में फट गया. ठीक है, तो जो भी कॉज होते हैं ना, द रीज़न ड्यू टू विच चेंज ऑकर्स इज़ द कॉज. जो रीज़न है वो कॉज है. एंड व्हाट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द चेंज, जो चीज़ जनरेट होते चेंज से, वो उसका इफ़ेक्ट रहता है. इफ़ेक्ट क्या हुआ, वो पेपर 2 में बट गया. The task of science is to know what is the effect of a particular event and the regularity with which it occurs. साइंस का ये मेन एम क्या है कि हर चीज़ का इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट क्या है वो समझने के लिए, और कितना रेगुलर है. यानी कि एक टाइम से दूसरे बारिश नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए बारिश होगा, कैसे ये लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना रेगुलर रहते हैं, कितना वेदर फोरकास्ट कितना रेगुलर रहता है, उसके हिसाब से लोग प्रूव कर सकते हैं कि एक इवेंट ऑकर होने वाला है. वैसे इट इज़ द फंक्शन ऑफ साइंटिफिक लॉ टू एक्सप्लेन द रेगुलर कोरिलेशन दैट इज़ फाउंड बिटवीन इवेंट्स. दिस कोरिलेशन इज़ ऑफन ऑफ द नेचर ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. सो जैसे कि साइंस में बोला गया है कि ऑल मेटल्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड. यानी कि जब भी एक मेटल को, यानी कि आयरन हो, कुछ भी मेटल हो, उसको हम लोग जब भी हीट करते हैं, उसका वो साइज़ में बढ़ते हुए एक्सपैंड होते हैं. तो दिस लॉ स्टेट्स दैट बिकॉज ऑफ द कॉज हीट, यानी कि हीट के वजह से वो मेटल एक्सपैंड होते हैं. तो ये कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है. सिमिलरली जो सोसाइटी में अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल कोई दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल, जो पहले के ज़माने था उसमें वो ब्राह्मण क्षत्रिय वो सब था ना, वो सोसाइटी में वो क्लास सिस्टम क्यों था, कास्ट सिस्टम क्यों था, वो उसका रीज़न क्या था कि वो पहले वैसे था. अभी भी कोई कोई लोगों को उसका इफ़ेक्ट मिल रहा है, यानी कि अभी भी कोई कोई लोगों को वैसे ट्रीट किया जाता है. तो जो भी हम लोग के सोशल साइंस में, यानी कि सोसाइटी में जो चीज़ें होते हैं ना, जिस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, उसके लिए भी एक रीज़न रहता है. द सेम लॉ दैट इज़ यूज टू गिव एक्सप्लेनेशन इज़ यूज टू मेकिंग प्रेडिक्शन. यानी कि साइंस में जो चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वही प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. क्लाउड्स बहुत क्लाउडी हैं, विंडी हैं, तो बारिश होने का ये है, क्या बोलते हैं, बारिश होने का चांस है. तो जो बारिश होने का चांस है वो एक प्रेडिक्शन है. ठीक है. For example, same law that explains that expansion of mercury in thermometer also predicts that the person has fever and the level of mercury will rise. तो जब भी मर्क्यूरी पता है जो थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, जिससे आप बीमार है कि नहीं वो चेक करते, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. तो अगर किसी को कोई बीमार है, यानी कि लोगों का बॉडी हीट होता है ना, मर्क्यूरी एक मेटल है, तो बॉडी हीट होता है, तो इसीलिए हम लोग बीमार है समझ में आते हैं. तो मर्क्यूरी यानी कि थर्मामीटर जब हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर का मर्क्यूरी एक्सपैंड होते हैं,
उससे पता चलता है कि एक इंसान को एक इंसान बीमार है कि नहीं. लाइक साइंस, रिलीजन टू स्पीक्स अबाउट कॉज. साइंस के जैसे ही रिलीजन है ना, वो भी कॉज के बारे में बोलते हैं. सम रिलीजन look for cause of the existence of the universe. They also explore the causes behind the nature of the universe. Some religions also explore the cause behind the nature of the universe. Some religions also provide causal explanation of the incidents of human life that are not easily explainable. Concepts like merit, demerit, karma, and its consequence are as indicators. The belief that good deeds will lead to heaven, whereas bad deeds will lead to hell, is based on the belief that a relation between the action and its fruit or consequence is a causal one. रिलीजन में क्या रहते हैं, हम लोग के होली बुक्स में क्या लिखा है कि कर्मा, जो तुम लोग कर्मा करोगे उसके हिसाब से तुम लोगों को कॉन्सिक्वेंस आएगा. कोई कोई रिलीजन में ऐसे रीबर्थ के बारे में बताते हैं ना, पुनर्जन्म. यानी कि अगर आपने ये जन्म में अच्छे काम किए तो अगले जन्म में ऐसे ऐसे पोजीशन में रीबर्थ लोगे, यानी कि पुनर्जन्म लोगे. तो ऐसी चीज़ें, कॉज और इफ़ेक्ट की चीज़ें सिर्फ साइंस में नहीं, रिलीजन में भी बताते हैं कि अच्छा काम किया तो हेवन में जाओगे, बुरा काम किया तो हेल में जाओगे, नरक में जाओगे. वैसे तो और कभी कभी फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं. जैसे हम लोग अभी लाइफ जी रहे हैं, कोई हम लोग कभी ये हैंड रीडिंग, पाम रीडिंग के लिए जाते हैं ना. द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली एक्सप्लेन्ड इन साइंस बट ऑल्सो इन रिलीजन. तो कभी कभी हम लोग जो पाम रीडिंग रहते हैं ना, जो हम लोग का हाथ में जो लकीरें हैं उसे रीड करते हैं और बताते कि हाँ तुम लोग का फ्यूचर ऐसे होने वाला है, तो वो सब चीज़ें भी कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं. तो सिर्फ साइंस में नहीं, ऐसी अलग चीज़ें भी होते हैं जहाँ कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाता है. सो फिलॉसफी इज़ इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड द प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद इट. It is not the function of philosophy to discover the cause of underlying existence. Philosophy सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करने के बारे में सोचते हैं. लाइक उन लोग का कुछ डेफिनेट आंसर नहीं है हम लोग कॉज का. ये हर चीज़ें डिस्कवर नहीं कर सकते, हर चीज़ का कॉज फिलॉसफी डिस्कवर नहीं कर सकते. सो एज ऑल सच अटेम्प्ट्स मेड बाय फिलॉसफी इन एंशिएंट पीरियड व थियोरेटिकल इन नेचर. ये सब सिर्फ थियोरीज था, कोई भी चीज़ें कंफर्म नहीं कर सकते हम लोग फिलॉसफी में. एक एक लोगों का ओपिनियन रहता है. इसीलिए फ़िलासफ़ी एक साइंस से अलग है, क्योंकि साइंस क्वेश्चन को रीज़न करके आंसर करते हैं, वो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करते हैं उसको. फ़िलासफ़ी कैसे है कि सिर्फ एक थियोरी है, हाँ मेरे थियोरी के हिसाब से दो दुनिया एग्जिस्ट करते हैं. वैसे जैसे प्लेटो का थियोरी था दो दुनिया एग्जिस्ट करते हैं, वैसे तो फ़िलासफ़ी में ऐसे सिर्फ थियोरीज निकाल सकते हैं हम लोग. तो फ़िलासफ़ी में लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि नेचर, बिहेवियर क्या है कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप का. आर इफ़ेक्ट एंड कॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. कॉज और इफ़ेक्ट सेपरेट है क्या, एक जैसे है. इस कॉजल रिलेशन एप्लीकेबल टू एवरी इवेंट, यानी कि हर चीज़ के लिए कॉज है. ये कॉज का जो कॉज है क्या हर चीज़ में वो एप्लीकेबल है, या फिर हर चीज़ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. इज़ द रिलेशन नेसेसरी, ये कॉज और इफ़ेक्ट, हर कॉज के साथ एक इफ़ेक्ट आना वो ज़रूरी है कि नहीं. तो ये सब क्वेश्चंस फ़िलासफ़ी में आंसर किया जाता है. तो जब ये आंसर किया जाता है ना, जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मेटाफिज़िक्स, तो ये जो पीरियड है जिसमें ये क्वेश्चंस आंसर किया जाता है वो सेपरेट रहते हैं. यानी कि पहले साइंस का डिस्कवरी से पहले एक ऐसा टाइम था जहाँ लोग सोचते थे कि अर्थ स्क्वायर है. तो उस समय का लोगों का बिलीव्स और अभी का लोगों का जो रिस्पॉन्स है कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में वो अलग रहते हैं. कि दिन और रात क्यों होते हैं. पहले बहुत पहले का ज़माना है तो दिन और रात क्यों होते हैं ना, बोलते थे कि पहले दिन इसीलिए होते हैं क्योंकि भगवान खुश है, और रात इसीलिए होते हैं क्योंकि अंधेरा फैला है. ये हर चीज़ नेगेटिव एनर्जी है रात, ऐसे समझते थे. लेकिन जैसे जैसे ये साइंस का डेवलपमेंट होते गया, लोगों को पता चला अर्थ रोटेट होते हैं, इसीलिए एक जगह दिन है तो एक जगह रात रहता है. वैसे ओके.
तो जैसे जो आंसर है हम लोग को फ़िलासफ़ी में मिलते हैं वो पीरियड के हिसाब से, जिस पीरियड है यानी कि 15 AD BC बिफोर क्राइस्ट, वो अलग टाइम रहते हैं। अभी AD 14 AD, फिर 2020, अभी 2050 में एक अलग रीज़न होगा। तो ऐसे जो भी पीरियड है, जो भी आंसर्स किया गया है जिस पीरियड में है वो अलग अलग रहते हैं। सो अभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज था। नेक्स्ट द नोशन ऑफ कॉज इन इंडियन फ़िलासफ़ी। अभी हम लोग नोशन ऑफ कॉज इंडियन फ़िलासफ़ी का कर रहे हैं, ठीक है। सो बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड, फ़िलासफ़ी एंड कल्चर कीप्स इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। जो फ़िलासफ़ी है और जो कल्चर, इंडियन कल्चर है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे कि मेरा पढ़ाई करने का तरीका अगर मेरा जूनियर फॉलो करते हैं तो वो मेरे से इन्फ्लुएंस होके फॉलो कर रहे हैं वैसे। तो जो फ़िलासफ़ी एंड कल्चर है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। So one of the key features of Indian philosophy is that philosophy is related to the issues we face in our actual lives. As the study of the philosophy satisfies intellectual inquisitiveness, यानी कि curiosity, intellectual curiosity, it also teaches us how to live. जो philosophy में जो questions answer किया जाता है ना, वो जो डे टू डे लाइफ में ना वो actual issues लेते हैं। हम लोग के लाइफ में जो issues होते हैं उसके बारे में वो पूछते हैं, और हम लोग का जो दिमाग के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है ना उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग को कैसे जीना चाहिए एक लाइफ वो भी सिखाते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट इट प्रोवाइड स्पेसिफिक सोल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन आर डे टू डे लाइफ। फ़िलासफ़ी कैसे जीने का बताते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ़िलासफ़ी में नहीं है। ओके, रैदर इट डेवलप्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, यानी कि जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं ना उसके लिए बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव, यानी कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए क्योंकि हम लोग सब ह्यूमंस हैं, एक दूसरे का ओपिनियन वैल्यू करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग फ़िलासफ़ी में सीखते हैं। दिस लाइफ पर्सपेक्टिव इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ व्हाट ऑट टू बी द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो ये गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को इंडियन फ़िलासफ़ी में पुरुषार्थ बोलते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका गोल क्या है, ये जीने का, ये लाइफ जीने का उसका गोल क्या है, उसका एम क्या होना चाहिए लाइफ में, उसे पुरुषार्थ बोलते हैं इंडियन फ़िलासफ़ी में। तो जो भी इंडियन स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी है ना, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, इसमें दोनों में बताया गया है प्रॉब्लम ऑफ सफ़रिंग। हम लोग क्यों सफ़र करते हैं, हम लोग क्यों ये क्या बोलते हैं, हम लोग ये पीड़ा सब क्यों झेलते हैं, लाइक ये जो हम लोग के लाइफ में जो पीड़ा होती है वो क्यों होते हैं, वो प्रॉब्लम क्यों होते हैं हम लोग के साथ। लाइक अगर हम लोग अच्छे करें बुरे करें तो भी ये पीड़ा हम लोग को सहना पड़ता है। जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो भी सफ़रिंग है, जो भी पेन है, वो सब हम लोग को क्यों ये है, इसे क्यों होता है कि हम लोग अच्छे करें बुरे करें फ़र्क नहीं पड़ते, क्यों हम लोग को ऐसे सफ़र करना पड़ता है। Buddhist philosophy has told about this suffering, problem of suffering. No one desires sorrow, कि किसी को भी ऐसे टॉर्चर, खुद को टॉर्चर करना ऐसे कुछ पसंद नहीं है, ये टॉर्चर सहना किसी को पसंद नहीं है। बट अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ वंस लाइफ, दीज स्कूल्स हैव ट्राइड टू फाइंड दैट कॉज ऑफ द सफरिंग। ये स्कूल को पता है कि ये जो सफरिंग है ह्यूमन लाइफ से नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग को उसका कॉज पता होना चाहिए। तो ये स्कूल्स ये जो सफरिंग है इसका कॉज ढूंढने चलेंगे। एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो सजेस्टेड द वेज टू गेट रिड ऑफ द सफरिंग परमानेंटली। ये जो हम लोग का जो सफरिंग है, ये जो भी पीड़ा है हम लोग की लाइफ में, इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है हम लोग को, वो भी बताया गया है ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में। सो एक्सेप्ट मेटीरियलिस्ट चारवाका, ऑल द नोशंस बिलीव इन मी। चारवाकों को छोड़ के बाकी सब स्कूल ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी रीबर्थ में बिलीव कर रहे हैं, यानी कि पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। ओके, दीज स्कूल्स ऑल्सो बिलीव दैट बर्थ इनएविटेबली गिव्स राइज टू सफरिंग, यानी कि एक इंसान का जन्म हुआ मतलब उसको ये जो लाइफ का जो पीड़ा है वो ये जो लाइफ का पीड़ा है उसे सफ़र करना ही पड़ेगा। तो
कॉज क्या है सफ़रिंग का, हम लोग का बर्थ ही उसका कॉज है. ओके, दैट इज़ वाई दे propound लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ rebirth as the highest goal of life. This liberation has been named various by different schools. तो ये जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो सफ़रिंग होते हैं वो बर्थ से ही होते हैं. तो अगर हम लोग हर ऐसे रीबर्थ होते गए, पुनर्जन्म लेते गए हम लोग, तो हम लोग का सफ़रिंग भी उतना ही इंक्रीज़ होते रहेगा. ओके, तो अगर हम लोग को ये सफ़रिंग से मुक्ति चाहिए तो हम लोग का ये जो रीबर्थ का साइकिल है, बर्थ रीबर्थ, उसका जो साइकिल है उससे हम लोग को मुक्ति मिलना चाहिए. तो इसको, ये जो लिबरेशन है, इसको इंडियन स्कूल्स ने अलग अलग नाम से बुलाया है. जैसे कि कोई इंडियन फिलॉसफीज़ को मोक्ष बुलाते हैं, कोई से मुक्ति बुलाते हैं, कोई से कैवल्या बुलाते हैं, कोई से अपवर्गा बुलाते हैं, कोई से निर्वाणा बुलाते हैं. ओके, ऐसे अलग अलग नाम है ये लिबरेशन के लिए. हाउएवर all these schools agree upon one point, that is, it is one's ignorance regarding one's own self and the world that is the root cause of being bound to the sorrowful cycle of rebirth. यानी कि ये जो हर स्कूल है, ये जो सब स्कूल्स हैं ना, वो एक चीज़ में एग्री करते हैं कि क्यों हम लोग ऐसे सफ़र करते, क्योंकि हम लोग इग्नोरेंट है अपने आप. इग्नोरेंट यानी कि हम लोग को अपने आप के बारे में पता नहीं है, अनपढ़ है हम लोग अपने आप के बारे में. ठीक है, अपने आप के बारे में और ये दुनिया के बारे में. वो है जो मेन कॉज है सफ़रिंग का, वो यही है कि हम लोग अपने आप के बारे में भी नहीं जानते और दुनिया के बारे में भी नहीं जानते. इसीलिए हम लोग ये दुनिया से बहुत अटैच्ड है कि मरने से डर लगते हैं, कि दुनिया छोड़ के जाने से डर लगते हैं. तो इसीलिए हम लोग बार बार ये रीबर्थ का साइकिल में आ जाते हैं. हम लोग जन्म लेते, फिर मरते, फिर वापस जन्म लेते. इसीलिए वो रीबर्थ, ये पुनर्जन्म इसीलिए होते क्योंकि हम लोग बहुत अटैच्ड है ये दुनिया से. हम लोग को मुक्ति इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम लोग ये वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, ये वर्ल्ड के साथ अटैच होना चाहते हैं. ओके, इसलिए हम लोग और सफ़र करते रहेंगे. These schools have propounded that one must eliminate ignorance and know the true nature of oneself and the world and accordingly live life in a proper way. तो ये सब स्कूल बोलते कि अपना जो अनपढ़ थिंकिंग है ना, अपने आप के बारे में हम लोग ज़्यादा जानना चाहिए और ये वर्ल्ड के बारे में भी जानना चाहिए और एक अच्छी लाइफ जियो और उसके बाद ये वर्ल्ड से डिटैच हो जाओ, कि ये वर्ल्ड के साथ कुछ भी अटैचमेंट मत रखो. तो अगर ऐसे किया ना तो हम लोग का सफ़रिंग हम लोग को झेलने होगा ये लाइफ में, और फिर रीबर्थ नहीं होगा तो दोबारा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, द कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हैज़ बीन discussed while studying the existence of the universe and the things existing in it, their nature and their interrelation. The view of Charvaka, Jaina, Sankhya and Advaita schools regarding the nature of ultimate reality, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, चारवाका, जैन, अद्वैता, वेदांत स्कूल, उन लोग का व्यू क्या है अल्टीमेट रियलिटी के बारे में. तो वो जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग को ध्यान में रखना है कि इन लोग को अल्टीमेट रियलिटी के बारे में व्यू क्या है, इन लोग अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो क्या सोचते, वो ध्यान में रख के ये चैप्टर करना पड़ेगा. क्योंकि द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, द नोशन ऑफ सेल्फ एंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हैव बीन डिस्कस. ये जो नेचर अल्टीमेट रियलिटी, अपने नोशन ऑफ सेल्फ यानी कि अपने बारे में, और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब अलग अलग चैप्टर में डिस्कस किया है, लेकिन हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ये एक ऐसा चीज़ें हैं फिलॉसफी में, हर चीज़ें कोई मोस्ट चीज़ें ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. कि हम लोग को रियलिटी के बारे में पता चलेगा, हम लोग को सफ़रिंग के बारे में पता चलेगा, सफ़रिंग के बारे में पता चलेगा तो हम लोग उससे मुक्ति कैसे मिलेगा वो पता चलेगा. मुक्ति मिलने के लिए हम लोग अपने आप के बारे में पता करें. वैसे तो हर चीज़ फ़िलॉसफी में जो हम लोग सीखते हैं ये अलग अलग चैप्टर्स में होगा, लेकिन हर चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. इसीलिए जब भी एक चैप्टर करती हूँ ना तो वो सही से एक चैप्टर हो जाता है ना, इसीलिए बार बार रिवीजन होते हैं, क्योंकि वो चैप्टर नहीं समझ में आया तो ये नहीं आएगा. ओके, तो मेटाफिज़िक्स और ये स्टडी ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. इन इंडियन ट्रेडिशनल, ये अभी आगे से जो मैं सिखा रही हूँ ना उसे बहुत ध्यान देना. ओके, इन इंडियन ट्रेडिशन, material cause and efficient cause
are considered to be the two main types of causes. Which are the two main types of causes? Material cause and efficient cause. अभी ये material cause क्या है? The concept of cause is related to change. Concept of cause change के साथ related है, यानी कि cause होते हैं, change होते हैं. कोई चीज़ cause होती है, उसका effect होते हैं, और चीज़ें change होते हैं ना. तो cause और change related है एक दूसरे के साथ. तो that is in which change occurs is known as material cause. जिस ऑब्जेक्ट में जो चेंज होते हैं उसको material cause बोलते हैं. समझ रहे हो? The effect or the consequences emerges from the material cause. जो इफ़ेक्ट होते हैं वो material cause के अंदर से आते हैं. ओके, तो the effect or the consequences emerges from the material cause. दिस क्रिएशन रिक्वायर्स मोशन. अगर कोई चीज़ें हम लोग को चेंज करना है तो उसे मूव करना रहता है. अगर मेरे को फ़ोन टेबल से ये चेयर में लेके जाना है तो मेरे को मूव करना रहता है. तो इफ़ेक्ट होने के लिए एक मोमेंटम चाहिए, यानी कि एक मोशन होना चाहिए. दैट विच कॉजेस दिस मोमेंटम. ये जो मूव करने का जो कॉज रहता है ना, मूव होने का जो कॉज रहता है ना, इट इज़ नोन एज एफिशिएंट कॉज. ओके, तो मटेरियल कॉज क्या हुआ? मटेरियल कॉज इज द चेंज दैट ऑकर्स ऑन अ मैटर और ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो वो चेंज की वजह से होते हैं मटेरियल कॉज, और एफिशिएंट कॉज मोशन की वजह से होते हैं. ओके, समझ रहे हो इतना? तो जो हम लोग वुड को बैट में कन्वर्ट करते हैं वो मटेरियल कॉज हुआ. वो जो चेंज ऑकर हुआ वो वुड में, वो मटेरियल कॉज हुआ. और उसका जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ कि वो बैट है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते खेलने, तो वो मोमेंटम हुआ, यानी कि एक मोशन हुआ. उसको हम लोग एफिशिएंट कॉज बुलाते हैं. ओके, अभी क्लियर? मटेरियल कॉज इज चेंज एंड एफिशिएंट कॉज इज मोशन. So that which produces the effect from the material cause is the efficient cause. Okay, that which produces the effect from the material cause is the efficient cause. यानी कि जो material cause से जो effect produce होते हैं, यानी कि जो wood में जो changes हुआ उससे जो effect produce हुआ वो bat हुआ ना, तो bat अपना efficient cause हुआ. Okay, तो जैसे कि जनरली इज बिलीव दैट बोथ दीज टाइप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑकरेंस ऑफ इफेक्ट, दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस. यानी कि एक इफ़ेक्ट ऑकर होने के लिए मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज दोनों ऑकर होना ज़रूरी है. एक चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए, तो यानी कि मेरे को इफ़ेक्ट चाहिए बैट, मेरे को इफ़ेक्ट चाहिए बैट, तो पहले मटेरियल कॉज भी होना चाहिए और एफिशिएंट कॉज भी होना चाहिए, तो ही मेरे को बैट मिलेगा. ओके, सो डज द इफ़ेक्ट एग्जिस्ट इन द मटेरियल. तो अभी हम लोग ये एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज पढ़े ना, तो अभी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि डज द इफेक्ट एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज इन सम और द अदर फॉर्म प्रायर टू द प्रोसेस ऑफ चेंज. यानी कि जो इफ़ेक्ट रहते हैं, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी रहते हैं या फिर वो बाद में प्रोड्यूस होते हैं, चेंज करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं. इज़ द इफ़ेक्ट इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉज. क्या इफ़ेक्ट और कॉज अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है? ये दो क्वेश्चंस पूछा गया है. यानी कि अगर जो बैट बन रहे हैं तो बैट, ये जो वुड है उसके अंदर ऑलरेडी एबिलिटी था कि नहीं बैट बनाने का, उसके अंदर ऑलरेडी बैट था कि नहीं, एक वुड पीस ऑफ वुड है उसके अंदर ऑलरेडी बैट था कि नहीं, कि हम लोग ये क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बैट हुआ ना, तो वुड के अंदर बैट था कि नहीं पहले से. तो वो सब क्वेश्चंस पूछा गया है. और इधर दो इस रिस्पॉन्सेस दिया है इंडियन ट्रेडिशन में, सत्कर्यवाद एंड असत्कर्यवाद. सत्य यानी कि एग्जिस्टेंस, सत्य यानी कि एग्जिस्टेंस होते हैं, कोई चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं उसको सत्य बोलते हैं. तो सत्कर्यवाद और असत्कर्यवाद, जो सांख्य दर्शन है उसने
सत्कर्यवाद ये लिया है, एडवोकेट किया है, और न्याय दर्शन ने असत्कर्यवाद। ओके, सांख्य दर्शन सत्कर्यवाद, न्याय दर्शन असत्कर्यवाद। ओके, तो हम लोग पहले सत्कर्यवाद, तो ये जो सत्य है इसका मीनिंग एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि द इफ़ेक्ट प्री एग्जिस्टेंस। सत्कर्यवाद में बोला गया है जो इफ़ेक्ट रहते हैं, यानी कि जो बैट है ना वो ऑलरेडी वुड में एग्जिस्ट करता था पहले से। ओके, द इफ़ेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज, यानी कि जो मटेरियल कॉज है उसमें ऑलरेडी इफ़ेक्ट था। ओके, बिफोर इट्स हाँ, if we assume that the effect does not pre-exist in the cause and is subsequently generated, then we will have to accept that beginning or existence originates from non-being or non-existent, जो possible नहीं है। यानी कि लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एज्यूम करें कि जो कॉज है ना उसके अंदर इफ़ेक्ट ऑलरेडी नहीं था, पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो हम लोग को ये भी बताना होना कि इफ़ेक्ट एक ऐसी चीज़ों से आया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, समझ रहे हो? इफ़ हम लोग एज्यूम करें, हम लोग इन लोग बोला एज्यूम करने के लिए, यानी कि इमेजिन कि कॉज के अंदर ऑलरेडी इफ़ेक्ट नहीं था। ओके, फिर लोग से उधर से इफ़ेक्ट जब भी हम वो यानी कि वुड के अंदर बैट ऑलरेडी नहीं था, क्योंकि हम लोग ने उसे शेप किया, इसीलिए वो चेंज किया हम लोग ने ये वुड को, इसीलिए इफ़ेक्ट यानी कि बैट प्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बैट कोई भी चीज़ों से नहीं बनाया है, यानी कि वुड को हम लोग ने शेप करके बनाया है, वुड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बैट ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब हम लोग बैट कोई भी चीज़ बिना यूज़ करके हम लोग ने बैट बनाया, ऐसे नहीं हो सकते ना, जो वो पॉसिबल नहीं है। वी कान ओरिजिनेट समथिंग फ्रॉम अ नॉन एग्जिस्टेंट, कोई चीज़ को हम लोग बना नहीं सकते। वी कैन नॉट मेक क्रिएशन ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल आउट ऑफ नथिंग। तो ऐसे स्टेटमेंट बोला जाता है ना कि मैं हवे में एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, यानी कि बिना कुछ करे कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते ना। तो एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, तो हम लोग एक इफ़ेक्ट यानी कि अच्छा ग्रेड अपना इफ़ेक्ट हुआ, तो अच्छा ग्रेड हम लोग को बिना स्टडी करे नहीं मिलेगा। तो ये अगर हम लोग अज्यूम करें कि कॉज के अंदर ऑलरेडी जो हम लोग का कॉज है, कॉज क्या हुआ, कॉज क्या हुआ अच्छे मार्क्स का, कि हम लोग ने पढ़ाई किया, टाइम टेबल बनाया, फॉलो किया, डाउट्स क्लियर किया, ये सब अपना कॉज हुआ। इसके अंदर ऑलरेडी सक्सेस अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम लोग का जो एफेक्शन कॉज है वो मिलता ही नहीं, क्योंकि हम लोग बिना कुछ करे कुछ अचीव नहीं कर सकते ना। सो द क्रिएशन ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल आउट ऑफ नथिंग। इफेक्ट कैन ओनली बी जनरेटेड थ्रू सम प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट कॉज, यानी कि इफ़ेक्ट जो एक कॉज और इफ़ेक्ट रहते हैं, कॉज का इफ़ेक्ट रहते हैं, वो हम लोग को सिर्फ तभी मिलेगा जब भी हम लोग जब भी हम लोग का कोई क्या बोलते हैं उसको, कुछ हम लोग कुछ चेंज करें। यानी कि अगर मेरे को 90+ लाना है एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे को बहुत फोकस करना पड़ेगा स्टडीज़ में, लेकिन अगर मैं वो ना करूँ तो मेरा 90% मैं भूल सकती हूँ। ठीक है, तो कोई भी इफ़ेक्ट होने के लिए कॉज होना ज़रूरी है। This means it is already implicated in the material cause in the form of latent potentiality. Therefore, one is unable to distinguish it from the material cause. ये लोग बोल रहे हैं कि जो अपना material cause है ना, उसमें ऑलरेडी जो इसमें ऑलरेडी हम ये था, इफ़ेक्ट ऑलरेडी था, लेकिन वो छुपा हुआ था। यानी कि जो 90% है, जो ये फोकस करना स्टडीज़ में, ट्यूटोरियल अटेंड करना, फिर बाकी सब ये चीज़ें फॉलो करते हैं ना, अच्छे से पढ़ाई करना, 24 आवर्स पढ़ाई करना, ये सब जो हम लोग का एक्शंस था ना, उसके अंदर ऑलरेडी सक्सेस था, लेकिन वो छुपा हुआ था। ओके, इसीलिए हम लोग को
पता नहीं था कि वो है, वो सक्सेस ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर जब इफ़ेक्ट आया तो वो जो छुपा हुआ था वो बाहर आ गया। ओके, तो इधर लैटेंट पोटेंशियलिटी मतलब हिडन चीज़ें, हिडन पोटेंशियल, वो मटेरियल कॉज में ऑलरेडी था, इसीलिए हम लोग को, क्योंकि वो छुपा हुआ है इसीलिए हम लोग उसे मटेरियल से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी कि मेरा फोकस स्टडीज़ में और वो सक्सेस उसके अंदर छुपा हुआ था, लेकिन मेरे को वो, क्योंकि वो छुपा हुआ था, मेरे को उसको सेपरेट करने नहीं हुआ। फिर जब इफ़ेक्ट में आया तब मेरे को पता चला, हाँ मैंने फोकस किया इसीलिए मेरे को 90% मिला, ऐसे। सो इफ़ अ पर्टिकुलर इफेक्ट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड then only the material cause should be chosen in which the effect is latently present। यानी कि एक ऐसे तरीका हम लोग यूज़ करना चाहिए जिससे मटेरियल कॉज में ऑलरेडी वो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर मेरे को 90% लेके आना है, मेरे को 90% मेरा इफ़ेक्ट चाहिए, तो मेरे को एक ऐसे पैटर्न फॉलो करना होगा जिसके अंदर ऑलरेडी सक्सेस छुपा हो। अगर एक ऐसा पैटर्न फॉलो करो, ओके मेरा सक्सेस के बीच ये 90% लाने का पैटर्न ये है, सब क्लास बंक करो, ट्यूटोरियल ना अटेंड करो, बुक्स तो बिल्कुल मत खोल के देखना, ये सब करेगा तो हम लोग का इफ़ेक्ट मिलेगा क्या 90%? नहीं। तो इसीलिए उन लोग बोल रहे कि हम लोग को ऐसे एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए जिसके अंदर ऑलरेडी सक्सेस छुपा हो। यानी कि हम लोग को एक ऐसे इफ़ेक्ट, अगर इफ़ेक्ट मिलने के लिए हम लोग को एक ऐसे चीज़ें यानी कि हम लोग को ऐसी चीज़ों में वर्क करना चाहिए जिसमें ऑलरेडी सक्सेस प्रेजेंट हो। ओके, तो मटेरियल कॉज एक ऐसे होना चाहिए जिसके अंदर ऑलरेडी एक पोटेंशियल हो इफ़ेक्ट लाने का। ओके, इफ़ देयर वाज नो सच रिलेशन बिटवीन पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी then any effect could have been produced from any material cause, but that doesn't actually happen। इन लोग बोल रहे अगर ये पोटेंशियल यानी कि ये हिडन पोटेंशियल और इफ़ेक्ट का कोई रिलेशन नहीं था तो फिर इम्पॉसिबल होता कि एक ये जो चीज़ें इफ़ेक्ट करना इम्पॉसिबल होता, मटेरियल कॉज के बिना एक इफ़ेक्ट मिलना इम्पॉसिबल होता, क्योंकि वुड से हम लोग और भी चीज़ें बना सकते हैं, सिर्फ बैट नहीं। ये पढ़ाई में फ़ोकस करके हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो ये लोग बोल रहे कि इफ़ देयर वाज नो, ये रिलेशन नहीं था तो फिर इफ़ेक्ट भी नहीं होता, लेकिन वो ऐसे नहीं होते ना। अगर ऐसे होता कि हर मटेरियल में, यानी कि मैं क्लास बंक करूँगा, लेक्चर्स नहीं अटेंड करूँगा, बुक तो बिल्कुल खोल के नहीं देखूँगा, ओके, फिर भी हम लोग को अगर सक्सेस मिलता है नहीं ना। अगर ऐसे होता तो हर मटेरियल में ये सक्सेस होता, हम लोग कुछ करें ना करें 90% मिल ही जाता। वैसे तो ऐसे नहीं होते, तो ये लोग बोल रहे कि हर ये जो पोटेंशियल है, जो हिडन पोटेंशियल है यानी कि लैटेंट पोटेंशियलिटी है जो सब्सटेंस में है, वो इफ़ेक्ट के साथ रिलेटेड है, को रिलेशन है इसको। ओके, और अगर हम जैसे कि अगर कोई आपके ये बताए कि एक आपके हाँ, आज सुनील बता रहे संकेत को कि सुनील के हाथ में ये है डायमंड है यानी या फिर गोल्ड है। ओके, और वो संकेत को बता रहे हैं, तो संकेत बोलेगा लाइक सुनील के पास ये कैसे आया, वो रीज़न संकेत को नहीं पता ना। लेकिन सुनील सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसके हाथ में ये गोल्ड सब आना ये इम्पॉसिबल है। तो अगर संकेत सोचा कि हाँ, बिना सोचे समझे संकेत ने बिलीव कर दिया कि सुनील के हाथ में गोल्ड है, गोल्ड का प्लेटेड भी कुछ भी हो सकता है ना, गोल्ड का ये सिर्फ ये क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ कलर डाल के भी कोई चीज़ें हो सकते हैं। तो अगर संकेत ने बिलीव कर दिया कि सुनील के हाथ में गोल्ड ही है, तो संकेत वो सुपरस्टिशन हुआ। यानी कि इफ़ somebody moves the hand to the air and shows that either kumkum or any precious thing and say it was just a trick, to believe that it is not a trick is a superstition। ओके, तो अगर सुनील के हाथ में गोल्ड है, गोल्ड एक्चुअल में वो गोल्ड नहीं है, लेकिन अगर संकेत बिलीव कर दिया कि वो गोल्ड है, वो एक सुपरस्टिशन हुआ। यानी कि उसका कोई हम लोग सोच के समझ के नहीं बोल रहे। ओके,
सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास होते हैं. ओके. सो इफ़ेक्ट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट अ मटेरियल कॉज, यानी कि कोई भी इफ़ेक्ट हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते एक मटेरियल कॉज के बिना. मोर ओवर देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक पोटेंशियलिटीज़ इनहेरेंट इन दैट मटेरियल कॉज, यानी कि जो मटेरियल कॉज है उसके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने का. द सेम ट्रूथ इज़ एक्सप्रेस्ड इन द प्रोवर्ब एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसे करनी वैसे भरनी, इसका मतलब वो है. ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट मैंगोज देन इफ देर इज़ नो यूज़ ऑफ सोइंग ऑरेंज सीड्स. अगर मेरे को मैंगो प्रोड्यूस करना है, मेरा इफ़ेक्ट मेरे को चाहिए मैंगो, लेकिन मैं पूरा सीड्स लगा रही हूँ ऑरेंज का, चलेगा? मेरे को मैंगो मिलेगा? सो दिस मीन्स दैट द कॉज एंड इफ़ेक्ट आर क्वालिटेटिवली नॉट डिफरेंट. कॉज और इफ़ेक्ट का जो क्वालिटी है वो अलग नहीं है एक दूसरे से. दे आर द लैटेंट एंड मैनिफेस्टेड स्टेट. जो कॉज है और इफ़ेक्ट है उसका जो क्वालिटी है एक दूसरे से अलग नहीं है, जो उसका गुण है एक दूसरे से अलग नहीं है. सिर्फ एक है कि कॉज में वो जो इफ़ेक्ट है वो छुपा रहते हैं. ओके. और फिर जब क्योंकि वो छुपा रहते हैं हम लोग को दिखती नहीं है, और जब इफ़ेक्ट एक्चुअल में प्रोड्यूस होते हैं तो अभी वो बड़ा होके दिखते हैं. ओके. तो ये क्वालिटी वाइज अलग नहीं है दोनों, कॉज और इफ़ेक्ट. The effect is the implicit power in the cause and a non-manifested form and is manifested under appropriate circumstances. यानी कि जो सक्सेस है वो मेरे फोकस इन स्टडीज़, पढ़ाई करना, उस सब में छुपा है ऑलरेडी, लेकिन जब हम ये सब करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर छुपा है, ये सब करने के बाद मेरे को सक्सेस इफ़ेक्ट मिलते हैं. ओके. तो पहले लैटेंट रहते हैं, लैटेंट यानी कि हिडन रहते हैं, उसके बाद उसे मैनिफेस्ट होते हैं इफ़ेक्ट में. मैनिफेस्ट यानी कि बड़ा होकर दिखाते हैं, यानी कि सक्सेस मिल जाते हैं वैसे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विच ऑन द ट्यूबलाइट द इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट एग्जिस्ट इज नॉन मैनिफेस्टेड फॉर्म इन द लैम्प गेट मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. जो हम लोग का ट्यूबलाइट रहते हैं, आप लोगों को पता है ना कि ट्यूबलाइट में कंटिन्यूसली एनर्जी पास होते रहते हैं. ट्यूबलाइट हो उसमें कंटिन्यूसली एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहते हैं, चाहे वो ऑफ हो या ऑन हो, इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहते हैं. लेकिन कब पता चलता है कि हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं? जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं. हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी था उसके अंदर, लेकिन वो एक सर्कमस्टेंसेस चाहिए, वो स्विच ऑन करना हम लोग को पता चला कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहे उसमें से. और जब भी स्विच ऑन करके हम लोग को स्विच ये बल्ब नहीं जलते, तभी हम लोग को क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. हाँ. असत्कर्यवाद ऑफ न्याय दर्शन. असत्कर्यवाद इज ऑफ न्याय दर्शन. हाँ. प्रेजेंट्स अ व्यू ऑपोजिट टू सामख्य. हाँ, तो ये क्या बोलेगा कि प्री एग्जिस्ट नहीं करते. ओके. सो the effect does not exist prior to the process of change. That means it is non-existent in the cause. यानी कि इफ़ेक्ट कॉज के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करते. ये है असत्कर्यवाद. It does not exist in material cause prior to its production. इफ़ेक्ट अगर हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा, पहले से ही कॉज में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है. ओके. वो बोलते हैं असत्कर्यवाद. द न्यायिकास थिंक दैट द इफेक्ट इज न्यूली प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज प्रायर टू इट्स कमिंग इनटू बी. यानी कि लोग बोलते हैं जब भी चेंजेस ऑकर होते हैं ना मटेरियल कॉज में, तभी एफिशिएंट कॉज या फिर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. चेंज के बिना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते. They have also presented their arguments to prove this. If the effect pre-exists in the material cause, पूछ रहे हैं if the effect pre-exists in the material cause, then there would be no need of efficient cause. सही है ना कि अगर पहले से ही वो material cause में effect present है तो efficient cause क्या करें, जो मोशन हो उसका क्या करें हम लोग. ओके. तो अगर बैट ये इधर ये दो पिक्चर दिखाए हैं, तो ये वुड बोल रहे हैं एक्चुअली आई एम द बैट बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम मी.
और बैट बोल रहे हैं नो, यू आर जस्ट अ वुड एंड आई एम बैट। तो इसमें से बैट सही है कि वुड सही है? तो वुड बोल रहे कि मैं बैट हूँ, और बैट बोल रहे कि नहीं मैं बैट हूँ, तू सिर्फ वुड है। ओके, कि it is only through the collaboration of the efficient cause that the effect is produced from the material cause. If the wood is saying that the wood is a bat, then what about the bat? Okay, तो इसमें से wood bat है कि bat bat है? ओके, क्योंकि वुड से ही बैट प्रोड्यूस हुआ है। तो इन लोग बोल रहे कि अगर वुड में ऑलरेडी बैट एग्जिस्ट करता था तो फिर बैट क्या है? बैट को सेपरेट कैसे करें हम लोग वुड से? ओके, और एक और चीज़ें बोला गया है कि सिर्फ वुड से सिर्फ बैट ही थोड़ी बना सकते हैं। तो क्या वुड के अंदर फर्नीचर और टेबल चेयर सब उसके अंदर ही आते हैं क्या? वुड से बनता है, लेकिन वुड के अंदर ये सब एग्जिस्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा है क्या वुड? ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ओनली थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ एफिशिएंट कॉज दैट द इफेक्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल कॉज। यानी कि जब ये एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज साथ में काम करते हैं तो ही इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। इफ़ द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज then it does not make any sense to say that the effect is created or produced. हम लोग बोलते हैं ना इफ़ेक्ट क्रिएट किया गया है, वो हम जो बैट जो इफ़ेक्ट क्रिएट किया है उससे बॉल बाहर, सिक्सर बाउंड्री से बाहर गया है। ओके, तो अगर हम लोग बोले कि वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस, वो सिक्सर का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया गया है, बैट ने उसे प्रोड्यूस किया है, तो और अगर हम लोग बोले कि बॉल ऑलरेडी सिक्सर मारने का जो पोटेंशियल था बॉल के अंदर ऑलरेडी था, ऐसे नहीं चलेगा ना। बैट जिस फोर्स से मारेगा उससे बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगा। तो अगर बॉल बोले कि मेरे अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल था सिक्सर मारने का, तो क्रिकेट मैच समझ के देखो, क्रिकेट मैच कैसे होगा सोच के देखो। हर बॉल सोचेगा कि हाँ मैं बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, मैं सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए करूँगा। एक बॉल सोचा कि मैं बाउंड्री के बाहर ही जाऊँगा। ओके, तो अगर इफ़ेक्ट पहले से वो बॉल के अंदर होता तो कैसे होता हो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। न्यायिका बोल रहे कि अगर ऐसे ही प्री एग्जिस्ट करेगा तो फिर बोल रहे कि कुछ सेंस नहीं बना रही है, कॉमन सेंस बोल रहे कि शाम के दर्शन में कुछ कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर रहे। ओके, सो टू से दैट द इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ टू से दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस का मतलब क्या कि इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया, कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। कॉज था पहले, इफ़ेक्ट नहीं था, कॉज में चेंज हुआ इसीलिए इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि दैट विच डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सो इफ़ेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉज। इफ़ेक्ट और कॉज एक दूसरे से अलग है। इट्स प्रॉपर्टी, शेप और फॉर्म आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, शेप और फॉर्म ऑफ द कॉज। तो जो वुड है उसका शेप, साइज, फॉर्म बैट से अलग है ना। बैट इफ़ेक्ट हुआ, वुड कॉज हुआ, तो ये लोग का जो शेप, साइज है वो एक दूसरे से अलग है। द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड थ्रू द कॉज एंड इफ़ेक्ट आर डिफरेंट। जो वुड से मेरे को इफ़ेक्ट चाहिए और जो बैट से मेरे को इफ़ेक्ट चाहिए वो दो अलग है। ओके, सो देयर फंक्शंस आर ऑल्सो डिफरेंट। वुड अलग काम करते, बैट अलग काम करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ प्लेजर वाइल ऑब्जर्विंग द स्टोन। अगर एक पत्थर था ज़मीन पे, मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे देख रही हूँ, तो मेरे को कोई खुशी, वो सेम खुशी मिलता है क्या जब मैं कोई फोर्ट में जाती हूँ, रायगढ़ फोर्ट में देखती हूँ या फिर ताजमहल देखूँगी? तो दोनों रॉक है ना, लेकिन मेरा जो तरीका है दोनों में, एक में मेरे को खुशी मिल रही है, एक में मेरे को कुछ फीलिंग्स नहीं आते, सिर्फ वो पत्थर ही है। ओके, दूसरे में मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आती है, मेरे को ब्यूटी दिखता है वो रॉक में। ओके, तो वो लोग बोलते हैं कि जो हम लोग चीज़ें करते ना, जो कॉज और इफ़ेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट में उसको डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूसेस डिफरेंट कॉज, ऐसे बोलते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इट सीम्स दैट वेरियस थिंग्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम मटेरियल कॉज, मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट। ये बोलते हैं कि मटेरियल कॉज से बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम वुड से
बहुत सारे इफ़ेक्ट, यानी कि बैट भी बना सकते, चेयर टेबल सब बना सकते। तो एक ही मटेरियल कॉज से अलग अलग इफ़ेक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते। सो द प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस एंड पर्पस ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Nyayikas propound that there is no point in saying that these effects pre-exist in the material. The existence of the effect gets initiated with the process of creation. Hence, this view is known as arambhavaad. लोग लास्ट में एक्सप्लेन करें कि सांख्य के जो सत्कर्यवाद है इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर मेटाफिजिक्स. सांख्या सत्कर्यवाद है. सांख्या का जो व्यू है कॉज इफेक्ट के बारे में, वो मेटाफिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. उल्लो के मेटाफिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है सांख्य दर्शन. यस, ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ मेटीरियल सब्सटेंस, दैट इज़ प्रकृति. यानी कि नेचर से बनाया गया ना, ये वुड नेचुरली हम लोग को अवेलेबल है दुनिया में. ओके, सो सांख्य का जो व्यू था ना, प्रकृति और पुरुषा, नेचर एंड मैन, तो वो प्रकृति का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये उन लोग का जो मेटाफिजिक्स है उसमें ये थियोरी, सत्कर्यवाद का थियोरी इम्पॉर्टेंट है. ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ मेटीरियल सब्सटेंस, दैट इज़ प्रकृति. यानी कि जो नेचर में चीज़ें अवेलेबल है उससे ही हम लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. बिकॉज द क्वालिटीज़ ऑफ सत्व, रजस एंड तमस are the constituents of Prakriti. We find a combination of all three in various portions in all the things. जो क्वालिटी है हर चीज़ का इसमें, यानी कि बैट में क्वालिटी, वुड में क्वालिटी है सत्व, यानी कि वुड का क्वालिटी क्या क्या है, उसको उससे चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसका क्वालिटी हुआ. रजस यानी कि एक्टिविटी, वुड क्या क्या कर सकते हैं. ओके, और तमस, वुड को हम लोग बर्न कर सकते हैं, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ें अवेलेबल है ये नेचर में, इसके अंदर ये तीन चीज़ें हर ऑब्जेक्ट के अंदर है. ये प्रकृति में हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये सत्व, रजस और तमस होते हैं, यानी कि उस लोग के अंदर क्वालिटी, एक्टिविटी और डिस्ट्रक्शन होते हैं. ओके, अलग अलग प्रोपोर्शन में वो अवेलेबल है. तो इन लोग का एक सेइंग है कि नॉट इन अ पेल अनलेस इन द वेल, यानी कि एक बकेट में नहीं जो वेल में ना हो. यानी कि अगर हम लोग को पानी चाहिए वो वेल में होना चाहिए. अगर बकेट में पानी चाहिए तो वो वेल में भी होना चाहिए, या फिर रिवर में होना चाहिए, सी में होना चाहिए. ओके, तो अगर हम लोग को बकेट में पानी चाहिए तो वो नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज में पानी होना चाहिए. ओके, if these qualities are not presented in the Prakriti itself, then they would not have existed in the objects created from Prakriti. अगर ये जो qualities है वो पहले से ही ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो फिर जो उस ऑब्जेक्ट से हम लोग जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर भी वो नहीं होता. यानी कि वुड स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, बैट स्ट्रॉन्ग है ना, एक ही छक्का मारने से वो टूट नहीं जाते ना. एक बाउंड्री के बाहर बॉल फेंक दो, टूट जाएगा वो नहीं ना. तो इसीलिए सांख्य दर्शन बोल रहे हैं कि अगर जो पहले से ही ये क्वालिटीज़ वो सब्सटेंस के अंदर नहीं होता, तो वो सब्सटेंस से प्रोड्यूस करने वाली चीज़ों के अंदर भी वो क्वालिटीज़ नहीं होता. यानी कि अगर वुड स्ट्रॉन्ग ना होता तो बैट भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता. करेक्ट है, लाइक बोल रहे उसमें लॉजिक है. सो सांख्य बिलीव्स दैट प्रकृति इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ द वर्ल्ड. सांख्य बोलते हैं कि जो प्रकृति है वो फर्स्ट कॉज है, यानी कि अल्टीमेट कॉज. ये जो वर्ल्ड ही है वो ही अल्टीमेट कॉज है हर चीज़ के लिए. सो प्रकृति इज़ द मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड एंड द पुरुषा विच ट्रिगर्स इट्स क्रिएशन इज़ द एफिशिएंट कॉज. सांख्य दर्शन बोलते हैं जो प्रकृति है, नेचर है, वो मटेरियल कॉज है, और जो पुरुषा है वो एफिशिएंट कॉज है. ओके, अकॉर्डिंग टू न्याय मेटाफिजिक्स, अभी सांख्य हम लोग ने सीखा मेटाफिजिक्स, अभी न्याय मेटाफिजिक्स में कैसे असत्कर्यवाद यूज़ करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू न्याय मेटाफिजिक्स, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड आर डिविजिबल, यानी कि उसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. दीज ऑब्जेक्ट्स आर
इफ़ेक्ट्स एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम सम कॉज। ये जो पार्ट्स, एक वुड है, हम लोग उसे चॉप कर करके अलग अलग पार्ट करते हैं, तो इफ़ेक्ट क्या हुआ, हम लोग को अलग अलग पार्ट मिला, तो उसका कॉज क्या हुआ, चॉपिंग, यानी कि उसे कट करना उसका कॉज हुआ। दे आर फॉर्म फ्रॉम द एटम्स ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, हाउएवर मटेरियल सब्सटेंसेस आर नॉट सफिशिएंट फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। लोग बोल रहे हैं कि न्याय दर्शना में बोला गया है कि हम लोग को अगर जो मटेरियल है उसके अंदर एटम्स के थ्रू ये मटेरियल्स बनाया गया है एक दूसरे के साथ जोड़ के, लेकिन ये मटेरियल सब्सटेंस सिर्फ ये मटेरियल सब्सटेंस में हम लोग रिलाई नहीं कर सकते क्रिएशन के लिए। सो ये मटेरियल कॉज में कौन ये करते हैं, यानी कि एटम्स को जोड़ जोड़ के अगर वुड बनाया, लाइक ट्रीज़ बनाया गया है, सिर्फ वो एटम्स में हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। तो ये ट्री को कौन ग्रो करते हैं, उसको रूट्स कौन या लीव्स कौन देते हैं? सो गॉड हु नोज या नेचर कम्प्लीटली क्रिएट्स दिस ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑर्डर इन द यूनिवर्स। जो गॉड है, जिसको वुड का नेचर पता है, हर ऑब्जेक्ट्स का नेचर गॉड को पहले से पता है, तो ये गॉड ही है जो ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये क्वालिटीज़ डालते हैं। ओके, क्योंकि सिर्फ गॉड को पता है कि कौन से ऑब्जेक्ट ये वर्ल्ड में उसके अंदर क्या क्वालिटी है। ओके, द एटम्स ऑफ अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर आर द मटेरियल कॉज एंड गॉड इज़ द एफिशिएंट कॉज। जो एटम्स अर्थ, वाटर, फायर और एयर है ना, वो मटेरियल कॉज हुआ और गॉड एफिशिएंट कॉज हुआ। It is not possible to create the world merely from atoms without the intelligence of God। यानी कि ये वर्ल्ड सिर्फ एटम्स, अगर एटम सोचा कि एटम्स जोड़ जोड़ के सिर्फ ये वर्ल्ड नहीं बना सकते, गॉड का जो दिमाग है वो भी यूज़ करना पड़ता है ये वर्ल्ड फॉर्म होने के लिए। ओके, सो एज वी हैव सीन बिफोर, कंटेम्पलेशन ऑफ दिस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिलोसफिकल थिंकिंग। फिलोसफी एम्स एट अटेनिंग लिबरेशन थ्रू नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ। लिबरेशन कैसे, फिलॉसफी के हिसाब से अगर हम लोग को ये वर्ल्ड से मुक्ति चाहिए तो हम लोग को नॉलेज होना चाहिए ये वर्ल्ड कैसे फॉर्म हुआ, और ख़ुद के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी ही हम लोग ये वर्ल्ड से अलग हो सकते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड के साथ बहुत अटैच्ड है कि मेरे को ये दुनिया छोड़ के नहीं जाना, मेरे को मरने से डर लगता है, ऐसे सब सोच के रखेगा ना, तो फिर हम लोग को मुक्ति मिलेगा ही नहीं ये वर्ल्ड से। हम लोग अटैच्ड रहेंगे वर्ल्ड के साथ। तो ये वर्ल्ड का असली नेचर क्या है कि ये सिर्फ एक पैटर्न है जो गॉड ने बनाया है, हम लोग को जीने के लिए एक पैटर्न बनाया है। तो 60 ईयर्स जिएंगे या फिर 80 ईयर्स जिएंगे, उसके बाद हम लोग का जाने का टाइम आता है तो हम लोग को चले जाना चाहिए। इधर वापस आने का बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को कुछ चीज़ें चेंज नहीं होने वाला, वापस भी आएगा तो सेम ही रहने वाला है, कॉज होगा, इफेक्ट होगा, सफरिंग होगा दोबारा। तो फिलॉसफी का क्या एम क्या है, ये लिबरेशन के बारे में नॉलेज होना, लिबरेशन अटेन करने के लिए ये नेचर के बारे में नॉलेज होना और ख़ुद के बारे में नॉलेज होना। ओके, सो ये पार्ट 1 है ये चैप्टर का, व्हाट इज़ कॉज।